नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूं भारतीय रेलवे में। तो जो भारतीय रेलवे में टेक्निकल वाले कैंडिडेट जो होते हैं वो इंतज़ार कर रहे थे 2018 से। लास्ट रिक्रूटमेंट जो टेक्निकल की आई थी 2018 में आई थी, उसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आई है। 6 साल हो चुके हैं। तो फाइनली अब आप लोगों का जो वेट है वो ओवर हो चुका है और रेलवे की ओर से टेक्निकल भर्ती जिसमें जेई होता है, जूनियर इंजीनियर होता है, उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है आज जारी हो चुका है। तो इस नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे क्या पोस्ट है, कितनी वैकेंसी रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें पोस्ट क्या रहेगी। जूनियर इंजीनियर की रहेगी, डिपो मटेरियल सुपर इंटेंडेंट की रहेगी, मेटलर्जिकल असिस्टेंट की रहेगी, केमिकल सुपरवाइज़र की रहेगी एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र। तो ये आप लोगों की पोस्ट रहने वाली है। प्योरली टेक्निकल पोस्ट आप लोगों की हैं। इसमें आप लोगों को टेक्निकल डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब देख लेते हैं फॉर्म कब से शुरू होगा आप लोगों का। तो फॉर्म शुरू होगा 30 जुलाई को और फॉर्म भरने की जो क्लोजिंग डेट है वो आप लोग की 29 अगस्त है। उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ करेक्शन करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसका टाइम पीरियड रहेगा 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक, यानी 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आप लोग करेक्शन कर पाएंगे अगर किसी तरह की आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो जाती है। अब देख लेते हैं इसमें आप लोगों की पोस्ट कौन कौन सी है और क्या पे कमीशन रहेगा। सबसे पहले जो केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र रिसर्च है, इसका जो पे कमीशन है 7 की जॉब है, लेवल 7 की। और इसका जो बेसिक रहता है 44,900 रहता है। सैलरी इसमें आप लोगों की 80 to 90,000 बनेगी इन हैंड। उसके बाद एज रहेगी आप लोगों की 18 से 36 और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आरआरबी में पोस्ट आई है, आरआरबी गोरखपुर ओनली। बाकी किसी भी आरआरबी में ये पोस्ट नहीं है। तो रिमेनिंग जो आरआरबी है उनमें आप लोग की जेई की पोस्ट है, डिपो मटेरियल सुपर इंटेंडेंट की पोस्ट है, केमिकल मेटलर्जिकल सीएमए की पोस्ट है। ये आप लोगों के लेवल 6 की होती है जिसमें आप लोगों का बेसिक पे होता है 35,400 और इसमें जो आप लोगों की इन हैंड सैलरी बनेगी वो बनेगी 60 के अप्रोक्सीमेटली 60,000। उसके बाद एज का क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम रखा गया है। इसका जो क्राइटेरिया है वो कितना 18 से 36 है और इसकी जो टोटल वैकेंसी है ये आप लोगों की 7934 7,934 आप लोगों की जेई की वैकेंसी हैं और 17 वैकेंसी आप लोगों की सुपरवाइज़र की है। तो ये थी आप लोगों की वैकेंसी की डिटेल। अब हम लोग देखेंगे इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा। तब प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन इन द CN थ्रू बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप लोगों को कंप्लीट इसको डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ना है। और कैंडिडेट आर वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट। एक ये रहता है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ अपनी डिग्री के, क्या मैं ये फॉर्म भर पाऊँगा या नहीं भर पाऊँगा। तो दूसरे नंबर पॉइंट पर आपका क्लियर हो जाएगा कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो भी फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाहे फिर बीटेक फाइनल ईयर हो या फिर आप लोगों का BSc फाइनल ईयर हो। तो जो भी फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं वो इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहले ही मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, आप लोग कमेंट में भी ये बात पूछेंगे। उसके बाद देख लेते हैं कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पोस्ट पैरामीटर टेबल। ये यहाँ पर पोस्ट की बात की गई है। इस कैंडिडेट अलाउड टू अप्लाई ओनली 1 RRB एंड ओनली 1 कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन। सिर्फ आप लोगों को एक आरआरबी से अप्लाई करना है और एक ही एप्लीकेशन भरना है और एप्लीकेशन आप लोगों का ऑनलाइन भरा जाएगा। कभी आप लोग ऑफलाइन के चक्कर में हो, कैसे भरा जाएगा? ऑनलाइन। उसके बाद दी सिलेक्शन ऑफ आरआरबी वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। अगर आप लोगों ने एक आरआरबी सेलेक्ट कर लिया है कि सर मैं इस आरआरबी से फॉर्म भरूंगा, इस आरआरबी में इतनी वैकेंसी है, तो आप लोग उसके बाद उस आरआरबी को चेंज नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन टू मोर देन 1 RRB। अगर आप लोग एक से ज़्यादा आरआरबी में एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। एक कैंडिडेट पजेसिंग मोर देन 1 मिनिमम क्वालिफिकेशन मैप टू डिफरेंट एग्जाम ग्रुप कैन दोज any one exam provided she opt for those with whose educational qualification is mapped to the chosen group. This candidate will be eligible for the all opted post. बस आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप मोर देन 1 के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से अप्लाई कर पाओगे। 2 अप्लाई नहीं करने हैं 2 अलग पोस्ट के लिए। अगर 2 पोस्ट की आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी है तो आप लोग उसको ऑलरेडी आप लोगों को इंक्लूड कर लिया जाएगा दोनों पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को एक ही भरना है। उसके बाद चलते हैं
एक कैंडिडेट पोजीशन, ये तो हो गया हमारा पास। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द, तो एलिजिबिलिटी के बारे में है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें कैंडिडेट, हाँ, क्रूशल डेट फॉर क्लेमिंग, अगर आप लोग रिजर्वेशन को क्लेम करना चाहते हैं, SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो जो आप लोगों की जो क्रूशल डेट रहेगी तो रहेगी आप लोगों की क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन। तो लास्ट डेट क्या आप लोगों की, लास्ट डेट देख लेते हैं इसमें। तो लास्ट डेट हमारी 29 अगस्त। तो 29 अगस्त तक आप लोगों के पास SC का सर्टिफिकेट, ST का, OBC का और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, ये चारों सर्टिफिकेट आप लोगों के पास 29 अगस्त तक होने चाहिए। कब तक? 29 अगस्त तक। इससे पहले कि आप लोगों के पास बने होने चाहिए। अगर आप लोग इसके बाद बनवाते हैं तो आप लोगों का वो वैलिड नहीं होगा, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। उसके बाद देख लेते हैं एज का क्राइटेरिया। एज आप लोगों की कितनी रखी गई है? 18 से 36 रखी गई है, 18 से 36। और एज को जो कैलकुलेटिंग डेट है वो रहेगी आप लोगों की 1 जनवरी 2025। ये बहुत बढ़िया बात करी है इन्होंने, नेक्स्ट ईयर की रखी है कि 1 जनवरी 2025 तक आप लोगों की एज इस एज लिमिट के अंदर होनी चाहिए, 18 से 36। उसके बाद चलते पे स्केल, मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका 35,400 रहेगा, उसका 44,900 रहेगा जो लेवल 7 की जॉब है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर इसका पेपर कितनी स्टेज में होगा? तो पेपर की जो स्टेज है इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का पेपर 2 स्टेज में होगा, 2 CBT होंगे। CBT 1, जो CBT 1 क्वालिफाई करेंगे वो CBT 2 देंगे। CBT 2 जो पास करेंगे वो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो क्लियर करेंगे वो मेडिकल देंगे। उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो टोटल कितने प्रोसेस हो गए? एक तो आप लोगों का 2 CBT हो गए, उसके बाद आप लोगों का DV हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल, देन ज्वाइनिंग। तो इस तरीके से 2, 3, 4, 5 स्टेप में आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज शैल बी नॉर्मली बी डन एट द रेशियो 15 टाइम्स। जितनी वैकेंसी आप लोगों की है पर्टिकुलर RRB में, उसके 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। मीन्स 15 गुना कैंडिडेट आपका CBT 2 देंगे। उसके बाद द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द सेकंड स्टेज CBT विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट इन द CBT 1 एज पर द रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसी एज एप्लीकेबल। द RRB वाइज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर सेकंड सेट शैल बी इन्फॉर्म थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। तो जो भी जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि मार्क्स आप लोगों के CBT 1 में भी और CBT 2 में भी नॉर्मलाइज किए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट शुड दियर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए पास। कभी कि सर मेरे पापा का मोबाइल नंबर है, मेरी मम्मी का, मेरे भाई का, तो आप लोगों के पास खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए और खुद की आप लोगों के पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, जहां से आप लोगों को RRB जो है, जिस RRB से आप लोग फॉर्म भरेंगे वो आपको कॉन्टैक्ट कर पाएगी, कम्युनिकेशन कर पाएगी। द RRB विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ मोबाइल नंबर। अगर आप लोगों ने एक बार मोबाइल नंबर भर दिया है, ईमेल एड्रेस भरती है, उसी के माध्यम से आप लोगों को थ्रू आउट कम्युनिकेट किया जाएगा, आप लोग उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। क्या सर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी? तो वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। तो आप लोगों की 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये आप लोगों की एवरी रॉन्ग आंसर इन CBT, तो जो भी आप लोगों के दोनों CBT होंगे उसमें 1/3 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब चलते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए पॉइंट नंबर 17 को पढ़िए। ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल आस्क टू क्रिएट एन अकाउंट। आप लोगों को एक अकाउंट बनवाया जाएगा। जिस तरीके से आप लोग, जो आप लोगों की वेबसाइट होती है, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, तो इन सब की जो सोशल मीडिया अकाउंट बनाने होते हैं, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जब वहाँ आप लोग बना लेते हैं तो इसमें तो आप लोग ऑब्वियसली माहिर होंगे, तो आप लोग को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। इफ़ कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी creating an account for CEN notifying 2024 they should be use same account credential to login and apply for this as well। अगर आप लोगों ने ALP का फॉर्म भरा है, या फिर आप लोगों ने उसका क्या नाम RPF का फॉर्म भरा है, या फिर आप लोगों ने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है, इन तीनों में से अगर आप लोगों ने कोई भी फॉर्म भरा है तो आप लोगों के पास ऑलरेडी लॉगिन डिटेल होगी। तो उन्हीं लॉगिन डिटेल से आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। आप लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन या अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं मस्ट क्रिएट एन अकाउंट। जो भी नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है रेलवे का 2024 का, तो उनको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल इन द डिटेल रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट क्रिएशन विद अटमोस्ट केयर। बहुत ध्यान से आप लोग को फॉर्म भरना है। डिटेल फिल इन द क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम कैन नॉट बी, अगर आप लोगों ने जो अकाउंट बनाया उसमें जो डिटेल भरी है वो मॉडिफाई नहीं होगी, वो फाइनल डिटेल होगी।
आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ़ कैंडिडेट विश टू फर्दर मॉडिफाई, अगर आप लोग एक बार फॉर्म भर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, उसको करेक्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 250 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन फीस 250 रुपये देने पड़ेंगे, जो आप लोग के नॉन रिफंडेबल होंगे फॉर ईच ओकेजन। कब से कब तक, 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक आप लोग मॉडिफाई कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों को 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये तो बैन आइटम है। उसके बाद क्लॉक रूम जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसमें यह भी बताया इन्होंने, बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट दिस नोटिफिकेशन शुड सर्टिफाई देमसेल्फ दे हैव फुलफिल द एलिजिबिलिटी। आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग मोर देन 1 एप्लीकेशन सबमिट करते हैं अगेंस्ट द CN विल बी समराइवली रिजेक्टेड एंड विल बी डिबार्ड। अगर आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और डिबार्ड कर दिया जाएगा फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ RRB एंड RRC। तो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सिमिलरली एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट हु आर अटेम्प्टिंग टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन विद माइनर चेंजेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन, तो मल्टीपल एप्लीकेशन आप लोग को नहीं भरने हैं, गलती हो गई है तो उसी को ठीक करना है 250 रुपये की पेमेंट करने के बाद। अगर आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशन भरोगे, एक से ज़्यादा फॉर्म भरोगे, तो आप लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे और आप लोग आगे की जो फ्यूचर रिक्रूटमेंट होगी रेलवे की, उसमें भी नहीं भर पाओगे फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म जो भरोगे एक ही भरना है और ध्यान से भरना। उसके बाद कैंडिडेट हुए प्रेजेंटली डिबार्ड, तो ये तो याद हैव बीन डिसमिस, ये भी याद रखिएगा। कैंडिडेट शुड एंटर दियर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड एज मैट्रिकुलेशन SSLC। तो जो भी आप लोग फॉर्म भरोगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं एक आप लोग को यूनिवर्सल बात बता देता हूँ, कोई भी अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं, किसी भी लेवल का फॉर्म भरते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो जो उसमें जो डिटेल भरा करो वो 10th की मार्कशीट से भरा करो, 10th की मार्कशीट से। तो यहाँ पर भी इन्होंने बोला मैट्रिकुलेशन मतलब जो 10th के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं देखकर आप लोग को डिटेल भरनी है, वही हर जगह वैलिड रहते हैं। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन द ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड नोट इन ब्लॉक लेटर। यूज ऑफ डिफरेंट सिग्नेचर में रिजल्ट इन द डिस्क्वालिफिकेशन। डेट ऑफ द CBT DV विल बी प्रपोज, तो जो भी डेट होगी वो आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। उसके बाद देख लेते प्रेफरेंस। कैंडिडेट हैव टू इंडिकेट दियर ऑप्शन एंड ऑर्डर टू वेरियस पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल इन द ऑप्टेड RRB। कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट दैट दे हैव नॉट ऑप्टेड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों से ऑप्शन मांगे जाएंगे कि किस पोस्ट को आप लोगों को भरना है। ये मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पोस्ट भरनी है, क्या क्या चूज करनी है। जो चूज करोगे उन्हीं में से आप लोगों को मिलेगी, अगर आप लोग चूज नहीं करोगे तो आप लोगों को वो पोस्ट नहीं मिलेगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ द ऑल स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRB शैल नॉट पोस्ट रेलवे एज पर द ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू मेरिट। तो कहीं भी आपको पोस्ट दी जा सकती है। उसके बाद देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। पोस्टिंग आप लोग को जहाँ भी भरोगे RRB, उस RRB के अंदर जो भी डिवीजन आएंगे उसमें आप लोग की पोस्टिंग मिल जाएगी। फ्री ट्रेवल पास मिलेगा जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, तो ध्यान रखिएगा उनको RRB के लिए दिया जाता है। उसके बाद वैकेंसी में आप लोगों को दिखाऊंगा एंड में कितनी वैकेंसी हैं। ये मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है कि जैसे A3 होता है, B1 होता है, B2 होता है। फिजिकली फिट, फिजिकल तो फिट होना ही है आप लोगों को। उसके बाद A3 में क्या होता है, आप लोगों का 6/9 होना चाहिए, 6/9 विद या विदाउट ग्लास होना चाहिए। नियर विजन आप लोगों का 0.6 होना चाहिए। मस्ट पास टू कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेजोपिजिक विजन। तो ये मैं आप लोग को बता दूंगा, मैंने ऑलरेडी मेडिकल दिया है, मेरा A2 स्टैंडर्ड था शायद, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आप लोगों को मेडिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्या क्या चेक करते हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो मेडिकल की आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद सिटीजनशिप आप लोग की इंडियन होनी चाहिए। देन आप लोग की पोस्ट की एज लिमिट हम लोग देख चुके हैं, तो 18 से 33 आप लोग की होनी चाहिए दोनों के लिए, और 3 साल का आप लोग को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, सभी को दिया गया है। उसके बाद ये तो रहता ही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें जो आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 500 रुपये रहेगी, और जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल, जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है, उनकी जो फीस रहेगी वो 250 रहेगी। 250 आप लोग के रिफंड हो जाएंगे जब आप लोग CBT 1 में अपीयर हो जाएंगे। और जो UR वाले कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, 250 इनके भी रिफंड हो जाएंगे अप टू 500 जब ये CBT 1 में अपीयर हो जाएंगे। तो वो अपीयर होने के बाद ही रिफंड होंगे। फिर जो आप लोगों की पेमेंट है वो ऑनलाइन करनी है, ऑनलाइन मोड में आप लोगों को पेमेंट करनी होगी। माइनॉरिटी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये चीज़ें नहीं है। रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये तो बता दिया मैंने कैसे रिफंड होगी। उसके बाद चलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो ये सारी चीज़ें थी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं किस तरीके से आप लोगों का रिक्रूटमेंट होगा। तो रिक्रूटमेंट आप लोगों का 1 2 3, सबसे पहले आप लोग का CBT 1 होगा। CBT 1 15 गुना कैंडिडेट पास करेंगे, CBT 2 होगा। CBT 2 के बाद आप लोग का DV, फिर उसके बाद मेडिकल, देन आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी।
अब देख लेते हैं सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो CBT 1 का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा इसमें आप लोगों का 90 मिनट्स रहेगी, क्वेश्चन रहेंगे 100। सिलेबस देख लेते हैं CBT 1 का क्या सिलेबस रहेगा। तो ये CBT 1 का सिलेबस है, प्योरली नॉन टेक्निकल सिलेबस है, मैथ, जीके, रीजनिंग और साइंस। तो साइंस का वेटेज और जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद मैथ का वेटेज है। तो ये आप लोगों का CBT 1 है जो प्योरली नॉन टेक्निकल होगा। तो यहाँ पर आप लोग को मैथ पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, साइंस पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आप लोगों का CBT 1 का एग्जाम पैटर्न है। साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, साइंस के मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। उसके बाद इसमें आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि CBT 1 में आप लोग को मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं। ये देखिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स एलिजिबिलिटी इन द वेरियस कैटेगरी। तो UR हो तो आप लोग को 40% मिनिमम लाने ही लाने हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों को भी 40 लाने, OBC को 30, SC को 30%। अगर आप लोग इससे कम मार्क्स लाते हैं, मान लीजिए आप लोगों का 100 नंबर का पेपर है और आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लोगों के नंबर आते हैं 33, तो आप लोग ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप लोग इसके लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। उसी तरीके से आप लोग अदर कैटेगरी के भी अपने अपने चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का 15 गुना कैंडिडेट CBT 2 देंगे। CBT 2 आप लोग का 120 मिनट का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो अब हम लोग देखेंगे कि CBT 2 का सिलेबस क्या रहेगा। तो CBT 2 में आप लोगों का नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल दोनों पूछा जाएगा। तो नॉन टेक्निकल 50 नंबर का रहेगा। 50 नंबर में आप लोगों की क्या क्या चीज़ें होंगी, तो जीके पूछी जाएगी। उसके बाद आप लोगों का फिजिक्स पूछी जाएगी 10th स्टैंडर्ड की, केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड की, कंप्यूटर पूछा जाएगा, और उसके बाद आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल पूछा जाएगा। देन आप लोगों का टेक्निकल पूछा जाएगा। किस तरीके से आप लोगों का पैटर्न रहेगा तो आप लोग देख लीजिए। तो पैटर्न ये है आप लोगों का 15 की जनरल अवेयरनेस, 15 की फिजिक्स केमिस्ट्री, 10 का आप लोगों का कंप्यूटर, 10 का आप लोगों का इन्वायरमेंट और 100 का आप लोगों का टेक्निकल। टोटल यहाँ पर आप लोगों के 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2 घंटे और 1/3 की यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर भी आप लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं। UR के 40%, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के भी 40, OBC के 30। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इससे कम मार्क्स सिक्योर करते हैं तो आप लोग ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कौन कौन भर सकते हैं। आप लोगों के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आप लोगों के पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। तो जैसे कि कौन कौन सी डिग्री के लिए अलाउड है, जो भी मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग है, जैसे कि आप लोग मैकेनिकल वाले प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीन इंजीनियरिंग, तो ये सब भर पाएंगे। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिकल वाले, तो इलेक्ट्रिकल वाले भी भर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल के भी पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी पोस्ट है और सिविल इंजीनियरिंग की भी पोस्ट है। तो सारी ऑलमोस्ट आप लोगों की इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद मैकेनिकल। उसके बाद एक पोस्ट आप लोग इसमें CM में है, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ये आप लोगों की BSc वाले कैंडिडेट के लिए, तो इनके पास भी ये भर पाएंगे CM वाली। उसके बाद जो सुपरवाइजर वाली है, तो डिग्री होनी चाहिए इनके पास भी, और इट्स इक्विवेलेंट इन द केमिकल टेक्नोलॉजी, तो केमिकल टेक्नोलॉजी में आप लोग के पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख चुके हैं हम लोग। नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं बता चुका हूँ। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रहेगा, जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और अप्लाई कैसे करना है, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ। एक फॉर्म भरूंगा, मैं आप लोग का बता दूंगा किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरना है, जिससे आप लोग की कोई गलती ना हो। ये आप लोगों की RRB है, तो एक ही RRB से आप लोग को भरना है, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहेंगे कि सर आप हमें बता दीजिए हमें किस RRB से फॉर्म भरना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। उसके बाद मॉडिफिकेशन का मैंने बता चुका, 250 रुपये देने पड़ेंगे। इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन कैसे होगा, वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो ये मिसलेनियस है। तो ये सारी चीज़ें थी फिर जो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद जो भी आप लोग के रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं, जिनको रिजर्वेशन चाहिए था, उनको एक फॉर्मेट दिया जाता है। इसी फॉर्मेट पर आप लोग अपने सर्टिफिकेट बनवाइएगा। ये SC वालों का है और ST वालों का है, तो ये फॉर्मेट होना चाहिए। ये सेंटर का फॉर्मेट होता है, इसी सेंटर पर आप लोग अपने सर्टिफिकेट बनवाइएगा। उसके बाद ये आप लोगों का किसका है, ये नॉन क्रीमी लेयर वाला OBC वालों का, तो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट का। उसके बाद अगर किसी को, हाँ, ये इकोनॉमिकली वीकर वाले सेक्शन कैंडिडेट है, ये उनका सर्टिफिकेट है, इस तरीके से बनवाइएगा। और ये आप लोगों का OBC इनकम सर्टिफिकेट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला, ये इनकम सर्टिफिकेट भी होगा, ये डिक्लेरेशन है। और ये आप लोगों का डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए फॉर्म नंबर 5 है। उसके बाद हम चलेंगे वैकेंसी पे। तो अब हम चलते हैं वैकेंसी पर। हाँ, सिलेबस भी देख लेते हैं। आप लोग पूछेंगे सर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आप लोग का यहाँ पर दिया है, सिलेबस फॉर सिविल एंड अलाइड। तो सिविल वालों के लिए ये सिलेबस रहेगा। ये टॉपिक्स है इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस। ये आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग वालों का सिलेबस है। आप लोग देख लीजिएगा, टॉपिक भी दिया है और डिटेल सिलेबस भी दिया है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है एनेक्सर 7th बी, तो इसमें आप लोगों का इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस है। ये आप लोगों का इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, टॉपिक भी दिया है और डिटेल में भी दिया है कि इस टॉपिक में से क्या क्या पूछा जा सकता है। उसके बाद ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, यहाँ पर टॉपिक दिया है और यहाँ पर इसकी डिटेल दी है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद ये मैकेनिकल का सिलेबस है। मैकेनिकल में आप लोगों की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूछी जाएगी। उसके बाद मटेरियल साइंस पूछी जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूछी जाएगी। उसके बाद आप लोगों की मशीनिंग पूछी जाएगी। देन आप लोगों का ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग मेट्रोलॉजी पूछी जाएगी। देन आप लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स पूछी जाएगी। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूछा जाएगा मैकेनिक्स वालों का। लॉ ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग पूछी जाएगी। तो यह मैकेनिकल का सिलेबस था। उसके बाद देख लेते सर बीएससी वालों का भी सिलेबस बता दिए, तो ये बीएससी वालों का सिलेबस है। मेजरमेंट ऑफ यूनिट लाइट्स, ये आप लोगों का सीबीएसई वालों का सिलेबस है। हीट मैकेनिक्स, मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये आप लोगों का बीएससी वालों का सिलेबस है। उसके बाद ये आप लोगों का सुपरवाइज़र का सिलेबस है, जो लेवल 7 की जॉब है। तो यहाँ से आप लोग लेवल 7 का सिलेबस भी देख लीजिएगा, जो सुपरवाइज़र की जॉब है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी अब वैकेंसी की, किस तरीके से इन्होंने वैकेंसी है आप लोगों की। अब देखेंगे हम वैकेंसी यहाँ पर कि कहाँ आप लोगों का मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे केमिकल सुपरवाइज़र है लेवल 7 की, मैकेनिकल डिपार्टमेंट होना चाहिए और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास, या इन केमिकल टेक्नोलॉजी, या फिर आप लोगों के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो यहाँ पर दिया इन्होंने कि डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जेई की, तो मैंने क्वालिफिकेशन बता दी है। जैसे मान लीजिए आपको जेई इलेक्ट्रिकल भरना है या फिर आप लोगों को जेई इंजीनियर भरना है इलेक्ट्रिकल, तो आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए या फिर आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए जेई में। उसमें आप लोगों को जो भी आप लोगों की बीटेक होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल वाला है, तो यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या बीएससी इन सिविल भी चल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग को डिटेल मिल जाएगी कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वैसे मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट लेवल 6 मैकेनिकल, ये डिपार्टमेंट, ये मेडिकल, बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद मिनिमम 45% मार्क्स। बीएससी में आप लोगों के कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप लोग बीएससी वाला सीएमए जो होता है उसका फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी है। अब देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों की वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये आप लोगों की वैकेंसी टेबल है, आरआरबी वाइज दे रखी। तो सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद की वैकेंसी है। यहाँ पर देख लीजिए आरआरबी अहमदाबाद में टोटल कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। अहमदाबाद की जो टोटल वैकेंसी है ये है आप लोगों की 382, 382। उसके बाद नेक्स्ट आरआरबी आती है, आरआरबी अजमेर है। तो ये सारी आरआरबी है, आरआरबी वाइज वैकेंसी दे रखी है इन्होंने। यहाँ से आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। और बाकी आप लोगों का अगर कोई भी डाउट रह जाता है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, कोई भी आप लोगों का जेन्युइन डाउट है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। सैलरी वाली वीडियो मैंने सुबह डाली है, आप लोग जाकर के चेक कर लीजिएगा सैलरी कितनी मिलती है। तो सारी चीज़ें देख चुके हैं। जो भी आप लोगों का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। आई होप आप लोगों को रिक्रूटमेंट की जो अपडेट है पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।